हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को इसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ा रहा हूं, जो बीए फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है, प्रथम प्रश्न पत्र है। और साथ ही साथ यह विभिन्न विश्वविद्यालयों के एमए फर्स्ट सेमेस्टर का भी एक प्रश्न पत्र है। पिछले वीडियो मैंने आप लोगों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बताया था, परंतु उसमें कुछ पार्ट छूट गया था। कांग्रेस की स्थापना से संबंधित विवादों को मैं इस वीडियो में बताऊंगा। पिछले वीडियो में मैंने 1860 से लेकर 1885 तक जो गतिविधियां घटित होती हैं, उन सभी गतिविधियों से मैं आप सभी लोगों को अवगत कराया था। आइए देखते हैं कि 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना तो हो जाती है, परंतु कांग्रेस की स्थापना को लेकर वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं। कुछ विचारक ऐसा कहते हैं कि कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार के लिए एक अभय द्वीप के रूप में हुई थी, यानी कि सेफ्टी वाल्व के रूप में हुई थी। वहीं कुछ विचारकों का कहना है कि कांग्रेस की स्थापना भारतीयों के हित के लिए की गई थी। यह ब्रिटिश सरकार के लिए अभय द्वीप नहीं थी, बल्कि भारतीयों के हित के लिए की गई थी। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कांग्रेस की स्थापना से संबंधित विवाद क्या है और कौन कौन से विचारक हैं, कांग्रेस के बारे में क्या क्या कहा जाता है, कौन से दृष्टिकोण है, कौन ऐसे विचारक हैं जो ब्रिटिश के पक्ष में विचार व्यक्त करते हैं, कौन ऐसे विचारक हैं जो भारतीयों के हित के पक्ष में विचार व्यक्त करते हैं। तो प्रथम वर्ग के विचारक, यानी कि जो यह मानते हैं कि कांग्रेस की स्थापना एक सेफ्टी वाल्व के रूप में की गई थी, और कांग्रेस की स्थापना सेफ्टी वाल्व के रूप में की गई थी, ऐसा उनका मानना है। क्योंकि जब लॉर्ड लिंटन भारत का गवर्नर जनरल बनकर आता है, लॉर्ड लिंटन भारत का गवर्नर जनरल बनकर आता है। लॉर्ड लिंटन 1876 से लेकर 1880 तक भारत का गवर्नर जनरल रहता है। तो लॉर्ड लिंटन ने ऐसे कार्य किए जिसको मैं आपको पिछले वीडियो में बता दिया है। लॉर्ड लिंटन के कार्यों से पूरी जनता त्रस्त हो जाती है, भयंकर असंतोष उत्पन्न हो जाता है, और लॉर्ड लिंटन के कार्यों के प्रति असंतोष को देखते हुए ब्रिटिश सरकार क्या करती है, लॉर्ड लिंटन को 1880 में वापस बुला लेती है। फिर भारतीयों के हित के लिए, भारतीयों के असंतोष को समाप्त करने के लिए 1880 में वह लॉर्ड रिपन को भेजती है। लॉर्ड रिपन 1880 से 1884 तक रहते हैं। तो लॉर्ड रिपन जब आते हैं भारत में, तो इनको भी मैंने बता दिया है। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान कौन कौन से कार्य हुए, कौन कौन से भारतीयों के हित के लिए कार्य किए गए, यह मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है। तो 1880 से 1884 तक जब लॉर्ड रिपन आते हैं, तो वह एक उदारवादी व्यक्ति होते हैं, सज्जन व्यक्ति होते हैं। वो भारतीयों के दुखों को दूर करना चाहते हैं। और लॉर्ड रिपन जब भारत आते हैं तो यह विभिन्न कार्य करते हैं, जैसे कि लॉर्ड लिंटन ने जो अपने कार्यकाल के दौरान आईसीएस की परीक्षा की आयु घटाकर 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी थी। तो लॉर्ड रिपन 19 वर्ष से बढ़ाकर उसको 21 वर्ष करते हैं। फिर 1881-82 में यह स्थानीय स्वशासन की शुरुआत करते हैं। इसीलिए लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक हम लॉर्ड रिपन को कहते हैं। फिर जैसे कि भारतीयों की मांगे लगातार हो रही थी, 1870 के दशक से ही भारतीयों की लगातार मांगे हो रही थी कि जिस तरह से यूरोपीय जज भारतीयों का मुकदमा सुनते हैं, इसी तरह से भारतीय जज भी यूरोपियन का मुकदमा सुने। यानी कि जो मुकदमे यूरोपीय जज के द्वारा सुने जाते हैं भारतीयों के, वही मुकदमे यदि यूरोपियन नागरिक का मामला है, तो यूरोपियन नागरिक के मामले भी भारतीय जज के द्वारा सुने जाने चाहिए। इसके लिए लॉर्ड रिपन क्या करते हैं, 1883 में एक विधेयक लाते हैं, जिसको हम कहते हैं इल्बर्ट बिल लाते हैं। इल्बर्ट की अध्यक्षता में एक प्रारूप तैयार किया जाता है। इस प्रस्ताव में
यह उल्लेख किया जाता है कि जिस तरह से अंग्रेज जज भारतीयों के मुकदमे सुन सकते हैं, उसी तरह से भारतीय जज भी अंग्रेजों के मुकदमे सुन सकते हैं। लेकिन इस इल्बर्ट बिल का व्यापक पैमाने पर विरोध होता है। किसके द्वारा? अंग्रेज नागरिकों के द्वारा, अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा, अंग्रेज कर्मचारियों के द्वारा, यानी कि पूरे यूरोपीय नागरिकों के द्वारा व्यापक पैमाने पर विरोध होता है। वह यूरोपियनों को भारत में संगठित करते हैं और इल्बर्ट बिल का विरोध करते हैं। विरोध करते हैं। विरोध इतना तीव्र हो जाता है कि लॉर्ड रिपन को इसमें संशोधन करना पड़ता है। अब संशोधन करके उसने एक उपबंध और जोड़ दिया कि भारतीय जज भी यूरोपियन के मुकदमे सुन सकते हैं, परंतु ऐसे मामले में एक जूरी होगी और जूरी में आधे अंग्रेज होंगे, आधे भारतीय होंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भारतीय जज को यूरोपीय नागरिकों का सुनवाई करने का अधिकार मिलकर भी वह शून्य हो गया था, यानी कि वह निर्णय नहीं कर सकते थे। जूरी करेगी और जूरी में आधे अंग्रेज होंगे। जब आधे अंग्रेज होंगे तो अंग्रेजों के बहुमत से ही निर्णय किया जाएगा। तो इस तरह से यह यूरोपीय नागरिकों की जीत थी और भारतीय नागरिकों की हार थी। 1884 में फिर इनको क्या किया जाता है? इनके कार्यों के प्रति ब्रिटिश नागरिकों और अधिकारियों में असंतोष बढ़ने लगता है। उनको लगता है कि ये तो भारत के हित के लिए कार्य कर रहा है या भारतीयों के लिए कार्य कर रहा है। फिर 1884 में क्या करते हैं यूरोपीय नागरिक, यूरोपीय अधिकारी कर्मचारी कि लॉर्ड रिपन को कलकत्ता के कमिश्नरी आवास में बंदी बना लेते हैं और उनको वहीं से जहाज के द्वारा इंग्लैंड भेज देते हैं। फिर 1884 में आते हैं लॉर्ड डफरिन। 1884 में लॉर्ड डफरिन भारत का गवर्नर जनरल बन के आते हैं, लॉर्ड डफरिन। और लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल जो होता है 1884 से 1888 तक होता है लॉर्ड डफरिन का। अब लॉर्ड डफरिन को भेजा जाता है भारत में। फिर भारतीयों में असंतोष उत्पन्न हो जाता है, ब्रिटिश सरकार के प्रति, ब्रिटिश अधिकारियों के प्रति असंतोष उत्पन्न हो जाता है। तो लॉर्ड डफरिन क्या करता है कि एयो ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को नियुक्त करता है और एयो ह्यूम से परामर्श करता है, वार्ता करता है। एयो ह्यूम को भारतीयों के असंतोष को दबाने के लिए एक संगठन की स्थापना का सुझाव देता है और इनका यह कहना होता है, डफरिन का यह कहना होता है कि एक संगठन बनाया जाए। इस संगठन के माध्यम से भारतीय अपना सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं को रखें। अब एयो ह्यूम क्या करते हैं कि पूरे देश का दौरा करने लगते हैं, विभिन्न प्रांतों का दौरा करने लगते हैं और इनको विभिन्न सीआईडी के माध्यम से रिपोर्ट भी प्राप्त होती है। सीआईडी के माध्यम से यह रिपोर्ट भी प्राप्त होती है कि भारत में एक भयंकर क्रांति दस्तक देने वाली है। यदि इस क्रांति को शांत न किया जाएगा तो फिर 1857 से भयंकर क्रांति होगी। 1857 की क्रांति तो कुछ क्षेत्रों में सीमित थी, दिल्ली, आगरा, अवध, संयुक्त प्रांत और बिहार तक सीमित थी। लेकिन अब की जो क्रांति होगी यह पूरे भारत में फैल जाएगी, पूरे भारत में क्रांति हो जाएगी। एयो ह्यूम क्या करते हैं कि विभिन्न प्रदेशों का दौरा करते हैं, प्रांतों का दौरा करते हैं और 7 खंडों की रिपोर्ट तैयार करते हैं। 7 खंड की रिपोर्ट तैयार करते हैं एयो ह्यूम, जैसा कि वेडरबर्न कहते हैं कि रिपोर्ट, जैसा कि वेडरबर्न, ये ब्रिटिश अधिकारी होते हैं, वेडरबर्न कहते हैं, वेडरबर्न ये ब्रिटिश अधिकारी होते हैं। वह कहते हैं कि जब 7 खंड की रिपोर्ट की फाइलें खोली जाती हैं तो उसमें एयो ह्यूम के द्वारा संकलित की गई विभिन्न तथ्य उजागर होते हैं कि कांग्रेस की स्थापना क्यों की गई थी, कौन सी परिस्थितियां थी कि कांग्रेस की स्थापना करनी पड़ी। अब एयो ह्यूम क्या करते हैं कि यह भारतीयों के असंतोष को डाइवर्ट करने लगते हैं। एयो ह्यूम और डफरिन मिलकर एक योजना बनाते हैं और ये भारतीयों के असंतोष को डाइवर्जन करने लगते हैं। यह विभिन्न नेताओं से मिलते हैं, उस समय के विभिन्न नेताओं से मिलते हैं और उन नेताओं से अपील करते हैं और उन नेताओं से एक संगठन बनाने की अपील करते हैं। उस काल के नेता होते हैं दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, विमोच चंद बनर्जी, दीनसा वाचा, काशीनाथ तैलंग, पी आनंद चार्लू इत्यादि विभिन्न पूरे भारत के विभिन्न क्षेत्रों से नेताओं को तैयार करते हैं। जैसा कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी के नौजुआनों को इसने पत्र लिखा था कि आपके कंधे पर रखा हुआ जुआ तब तक विद्वान रहेगा जब तक कि आप देश सेवा के प्रति तैयार न रहें।
तो ऐसे में एओ ह्यूम के तत्वाधान में, एओ ह्यूम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की जाती है। कांग्रेस की स्थापना की जाती है एओ ह्यूम के नेतृत्व में। और यह जो एओ ह्यूम होते हैं, यह पूरा डफरिन के निर्देश पे कार्य करते हैं। यह डफरिन के निर्देश पे कार्य करते हैं। डफरिन जैसे जैसे इनको कहता है, वैसे वैसे एओ ह्यूम कार्य करते रहते हैं। जैसा कि बेडरमन का कहना है कि ब्रिटिश साम्राज्य के विभिन्न हितैषियों से एओ ह्यूम को ब्रिटिश सरकार तथा भारत के भविष्य के लिए खतरे की एक चेतावनी मिल गई थी, क्योंकि जनता के कष्ट बढ़ गए थे और बुद्धिजीवी इसके विरुद्ध हो गए थे। बुद्धिजीवी ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हो गए थे। बंबई के दक्षिणी प्रांत में कहीं कहीं जगह जगह उपद्रव शुरू हो गए थे। ह्यूम साहब की यह योजना क्रांति का भय दूर करने के लिए तथा उमड़ती हुई राष्ट्रीयता की भावना को समाप्त करने के लिए बनाई गई थी। यानी कि ह्यूम की योजना थी कि भारतीयों के अंदर जो राष्ट्रीयता की भावना उमड़ रही है और जो क्रांति हो रही है, जो छोटे छोटे उपद्रव प्रारंभ हो गए हैं, इनको दबा दिया जाए। इसी तरह से रजनी पामदत्त कहते हैं, रजनी पामदत्त कहते हैं कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार की एक पूर्व निश्चित गुप्त योजना के अनुसार की गई थी। कांग्रेस की स्थापना कैसे की गई थी? एक गुप्त योजना के अनुसार की गई थी। वहीं लाला लाजपत राय कहते हैं, वही लाला लाजपत राय कहते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश साम्राज्य को क्रांति से बचाना था। और उस समय जो संकट उत्पन्न हो रहे थे, ब्रिटिश सरकार उन संकटों से अपनी रक्षा करना चाहती थी तथा अपने साम्राज्य को छिन्न भिन्न होने से बचाना चाहती थी। इसलिए कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम के द्वारा की गई। एओ ह्यूम ये ब्रिटिश आईसीएस अधिकारी थे। तो यह अपने साम्राज्य का हित कैसे देख सकते थे? यह अपने साम्राज्य की भलाई के लिए ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिश साम्राज्य भारत पर लंबे समय तक बना रहे, इसके लिए इन्होंने कांग्रेस की स्थापना की। यह भारतीयों के द्वारा स्थापना नहीं की गई थी, बल्कि भारतीयों को मोटिवेट किया गया था ताकि भारतीयों का असंतोष शांत हो। भारतीयों को एक तरह से आश्वासन दिया गया था कि यदि ऐसा संगठन बनेगा तो सारी राजनीतिक और सामाजिक समस्याओं को ब्रिटिश सरकार के द्वारा सुना जाएगा। और फिर जब 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो जाती है, तो सबका ध्यान उस संगठन की तरफ डाइवर्ट हो जाता है और फिर जो असंतोष होता है वह शांत हो जाता है और असंतोष को इस कांग्रेस के माध्यम से अभिव्यक्त किया जाने लगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कांग्रेस की स्थापना एक अभय द्वीप के रूप में की गई थी, क्योंकि उस समय क्रांति की आशंका उत्पन्न हो रही थी और क्रांति को दबाने के लिए डफरिन और एओ ह्यूम ने मिलकर भारतीयों के सहयोग से एक संगठन की स्थापना की, जिसको कांग्रेस नाम दिया गया। और उनका यह मानना था कि सारे व्यक्ति जो होंगे, सारे भारतीय इस कांग्रेस के माध्यम से ही अपनी बात कहें, उनकी बात पूरी की जाएगी। यानी एक तरह से उनको आश्वासन दिया गया था और आश्वासन के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। तो वही दूसरे वर्ग के विचारक यह मानते हैं कि यह तथ्य बिल्कुल गलत है कि कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार के अभय द्वीप के रूप में की गई थी। इनका यह मानना है कि कांग्रेस की स्थापना भारतीयों के हित के लिए की गई थी। यह ब्रिटिश सरकार के अभय द्वीप के रूप में नहीं की गई थी। इनका यह मानना है कि ह्यूम जो थे, यह एक ब्रिटिश अधिकारी थे और भारत में लंबे समय तक रह चुके थे, भारतीयों की समस्याओं से परिचित थे। यह आदर्शवादी अधिकारी थे और समाज सुधारवादी थे। भारतीयों को दुख को दूर करना चाहते थे। यह चाहते थे कि भारतीयों की समस्याएं दूर हों और भारतीयों की सभी मांगे ब्रिटिश सरकार के द्वारा पूरी की जाए। तो इन्होंने एक ऐसे संगठन की आवश्यकता महसूस की। हालांकि उस समय संगठन तो थे ही, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया है, उस समय संगठन तो विभिन्न संगठन थे, लेकिन वह क्षेत्रीय स्तर के थे, स्थानीय स्तर के थे। लेकिन एओ ह्यूम ने सोचा कि एक अखिल भारतीय स्तर का ऐसा संगठन बनाया जाए, जिस संगठन के माध्यम से भारतीय अपनी बात कह सकें, भारतीय अपनी मांग कर सकें और इस संगठन में सभी जाति के लोग, सभी वर्ग के लोग, सभी धर्म के लोग, सभी प्रांत के लोग शामिल हो और यह एक मजबूत संगठन बने ताकि ब्रिटिश सरकार के ऊपर दबाव बनाया जा सके, दबाव बनाकर अपनी मांगे पूरी करवाई जा सके। इस प्रकार इस वर्ग के विचारकों का कहना है कि एओ ह्यूम भारतीयों के चिंतक थे, भारतीयों के सबसे बड़े चिंतक थे, इसलिए भारतीयों के हित के लिए ही कांग्रेस की स्थापना की थी। यद्यपि ह्यूम के ऊपर यह आरोप लगाया जा सकता है कि वह ब्रिटिश अधिकारी थे,
इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि ह्यूम ब्रिटिश अधिकारी नहीं थे, वह ब्रिटिश अधिकारी थे, ब्रिटिश नागरिक थे। तो यह आरोप लगाया जा सकता है कि उन्होंने कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार की या ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा के लिए की थी। परंतु उन 72 नेताओं पर आरोप नहीं लगाया जा सकता, उन 72 नेताओं पर आरोप नहीं लगाया जा सकता जो कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी के थे, विभिन्न विश्वविद्यालय के छात्र थे, विभिन्न लोग थे, विभिन्न प्रांतों से थे। यानी कि जब 28 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, उसमें 72 कार्यकर्ता होते हैं, ये सारे भारतीय होते हैं, यह भारतीय होते हैं। तो इस प्रकार भारतीयों ने मिलकर कांग्रेस की स्थापना की, भारतीयों के हितों के लिए की थी, भारतीय समस्याओं को दूर करने के लिए की थी। क्योंकि यह जो 72 नेता थे, इन नेताओं में से अधिकांश नेता अनेक संगठनों के सदस्य थे और संस्थापक थे। उन्होंने संगठन का नेतृत्व किया था, संगठन की स्थापना की थी और संगठन के माध्यम से क्षेत्रीय समस्याओं की मांग की थी। तो ये सारे नेता यह अनुभव करने लगे कि हमें अखिल भारतीय स्तर के संगठन की आवश्यकता है, जिसके माध्यम से पूरा भारत एक सूत्र में पिरोया जा सके और एक छत के नीचे सभी लोग अपनी मांग कर सकें, चाहे वह किसी धर्म के हो, किसी जाति के हो। हालांकि उस समय की परिस्थितियां ऐसी थी कि कोई संगठन हम प्रत्यक्ष रूप से स्थापित नहीं कर सकते थे। उस समय की ऐसी परिस्थितियां थी कि प्रत्यक्ष रूप से हम संगठन स्थापित नहीं कर सकते थे। यदि प्रत्यक्ष रूप से पूर्ण रूप से भारतीयों के द्वारा संगठन की स्थापना की जाती, दमन कर दिया जाता, तो इस तरह से खुलकर विरोध नहीं किया जा सकता था ब्रिटिश साम्राज्य का। जिस तरह से 1857 में विभिन्न नेताओं, विभिन्न सैनिकों, विभिन्न नागरिकों के द्वारा खुलकर विरोध किया गया, उसका परिणाम ये जानते थे, उसका परिणाम दमन ही होता है, कि उसका परिणाम, विरोध का परिणाम दमन ही होता है। जिस तरह से 1857 की क्रांति के समय निर्ममता पूर्वक क्रांति का दमन कर दिया गया और हजारों लाखों लोगों को मार दिया गया, तो उसी तरह से ये चाहते थे कि हम संगठन बनाएं, लेकिन यह ब्रिटिश सरकार के संरक्षण में बने। हम संगठन जो बनाएं या ब्रिटिश सरकार के संरक्षण में संगठन बने और ब्रिटिश सरकार के पूरा सहयोग से बने, ताकि ब्रिटिश सरकार को न लगे कि कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश साम्राज्य के विरोध में की जा रही है, ब्रिटिश साम्राज्य के पतन के लिए की जा रही है। तो इसलिए इन्होंने ह्यूम को चुना। ह्यूम एक आदर्शवादी और उदारवादी अधिकारी थे, एक आदर्शवादी और उदारवादी अधिकारी होते हैं एयो ह्यूम, और यह इनका भारतीयों से काफी लगाव भी होता है। इसलिए सभी नेताओं ने एयो ह्यूम को मोहरा बनाया ताकि ब्रिटिश सरकार का विरोध न किया जा सके, क्योंकि जब एक अंग्रेज अधिकारी के द्वारा कांग्रेस की स्थापना की जाएगी तो ब्रिटिश सरकार इसका विरोध नहीं करेगी। तो इन्होंने ह्यूम को चुना और ह्यूम के माध्यम से एक अखिल भारतीय स्तर का संगठन बनाया, और यही संगठन आगे चलकर स्वतंत्रता संघर्ष का कारण बना है। इसी संगठन के माध्यम से सभी आंदोलन संचालित किए गए और अंततः भारत आजाद हो जाता है। कांग्रेस के नेतृत्व में भारत आजाद हो जाता है। जैसा कि गोपाल कृष्ण गोखले लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी का सिद्धांत देते हैं, यानी कि बिजली चालक का सिद्धांत। बिजली चालक का सिद्धांत देते हैं। कौन है, ये किसका सिद्धांत है? गोपाल कृष्ण गोखले का। गोपाल कृष्ण गोखले लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी का सिद्धांत देते हैं। और गोपाल कृष्ण गोखले अपने इस सिद्धांत के अंतर्गत कहते हैं कि कांग्रेस राजनीतिक रूप से जागरूक भारतीयों की अपनी राजनीतिक और आर्थिक मांगों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक राष्ट्रीय इकाई बनाने की आकांक्षा की अभिव्यक्ति थी। आधुनिक भारतीय इतिहासकारों का मानना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं ने ह्यूम को एक उत्प्रेरक के रूप में चुना। जिस तरह से बिजली का कंडक्टर होता है, बिजली आती है और यहां से डाइवर्ट होकर फिर वह पास करती है, कंडक्टर यानी कि बिजली चालक, बिजली को चलाने वाला। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं ने एयो ह्यूम को एक उत्प्रेरक के रूप में चुना और इनके माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, ताकि अपनी बात एयो ह्यूम के माध्यम से ब्रिटिश अधिकारियों या ब्रिटिश साम्राज्य को बताया जा सके और ब्रिटिश साम्राज्य एयो ह्यूम के माध्यम से ही हमसे वार्ता कर सके। जिस तरह से एक बिजली के कंडक्टर का उपयोग किया जाता है, इसी तरह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं ने
एओ ह्यूम को एक बिजली के कंडक्टर के रूप में उपयोग किया, और इसलिए उपयोग किया ताकि राष्ट्रीय ताकतों को एकजुट किया जा सके। वही श्रीमती एनी बेसेंट कहती हैं, एनी बेसेंट वही श्रीमती एनी बेसेंट कहती हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मुख्य रूप से मातृभूमि की रक्षा के लिए और एओ ह्यूम के द्वारा हुआ था। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि भले ही कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार के अभय द्वीप के रूप में की गई थी, लेकिन अंततः यह पूर्ण रूप से भारतीयों के नेतृत्व में आ जाता है। यद्यपि इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि जो प्रारंभिक समय होता है कि प्रारंभिक समय में कांग्रेस ब्रिटिश सरकार के सहयोगी के रूप में कार्य करती है। यह ब्रिटिश सरकार से प्रत्यक्ष रूप से किसी प्रकार का संघर्ष नहीं करना चाहती है। इन नेताओं का उद्देश्य होता है औपनिवेशिक स्वराज की प्राप्ति। यद्यपि कहीं कहीं असंतोष और विद्रोह भी उत्पन्न होते थे, तो ब्रिटिश सरकार के मंशा के अनुरूप कांग्रेस ने उन सभी असंतोष और विद्रोहों को दबा दिया और शुरू में वह ब्रिटिश सरकार का हितैषी ही बनी रही। कांग्रेस का लक्ष्य औपनिवेशिक स्वराज की स्थापना था और वह ब्रिटिश सरकार के सहयोग से ही स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहती थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से संबंधित दो विवाद हैं। पहला विवाद कांग्रेस की स्थापना एक अभय द्वीप के रूप में, सेफ्टी वाल्व के रूप में की गई थी। दूसरा भारतीयों के हित के लिए की गई थी। कांग्रेस की स्थापना भारतीयों के हित के लिए की गई थी। इस वीडियो में मैंने आपको कांग्रेस की स्थापना से संबंधित विवादों से अवगत कराया। अब जब 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो जाती है, तो यहीं से मूवमेंट शुरू हो जाता है, आंदोलन शुरू हो जाता है। 1885 से लेकर 1947 तक के काल को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहला काल होता है उदारवादी राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से लेकर 1905 का। दूसरा काल होता है उग्रवादी राष्ट्रीय आंदोलन 1905 से लेकर 1919 तक। तीसरा काल होता है गांधी युग 1919 से लेकर 1947 तक। यह 3 युगों में हम राष्ट्रीय आंदोलन को बांटते हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उदारवादी राष्ट्रीय आंदोलन बताऊंगा। 1885 से लेकर 1905 तक जितनी घटनाएं होती हैं और उदारवादियों की क्या क्या मांग होती है। प्रारंभिक नेता होते हैं उनको उदारवादी कहते हैं। उदारवादी इसलिए कहते हैं कि वह अहिंसक साधनों से स्वराज प्राप्त करना चाहते थे और ब्रिटिश सरकार के अंदर रहकर ही स्वराज प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए उनको उदारवादी नेता कहते हैं। और वो संवैधानिक साधनों से स्वराज का लक्ष्य रखते थे और वह संवैधानिक साधनों से ही अपनी मांगों को पूरा करना चाहते थे, इसलिए उनको उदारवादी कहते हैं। तो 1885 से 1905 के काल को हम उदारवादी राष्ट्रीय आंदोलन कहते हैं। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। इस वीडियो में बस इतना ही। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।